आप सबका आज की शाम यहाँ नवें नीलाभ मिश्रा स्मारक व्याख्यान में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे लोगों को जो पहले के व्याख्यानों में शामिल हुए हैं, सन 2018 में नीलाभ मिश्रा की 24 फरवरी को मृत्यु के बाद हमने ये तय किया कि उनके जन्मदिन पर हम हर वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यान करेंगे। उसका एक कारण तो कहा जा सकता है रस्मी है, क्योंकि व्याख्यान श्रृंखलाएं होती हैं, लेकिन जो नीलाभ मिश्रा को जानते रहे थे और जानते हैं, उन्हें मालूम है कि नीलाभ का दिल सबसे ज़्यादा गपशप में लगता था, लिखने से भी ज़्यादा लोगों से मिलना, उनके साथ बैठना और बहुत इत्मीनान से बात करना, किसी नतीजे पर पहुंचने की हड़बड़ी के बिना। जो भी नीलाभ से मिला है या मिली है या मिले हैं, वे तमाम लोग उस इत्मीनान का एहसास लेकर नीलाभ के पास से लौटे हैं। और यह एक बहुत बड़ी जनतांत्रिक आवश्यकता है और इसके लिए खासा जनतांत्रिक परिश्रम चाहिए, जिसमें आप बात करें, असहमति भी हो, टकराहट भी हो, लेकिन उसके बाद आप ये एहसास लेके निकलें कि आपकी बात का महत्व था और कोई कड़वाहट नहीं थी। 2018 में जब नीलाभ की मृत्यु हुई, हम सब ये समझने की कोशिश कर रहे थे नीलाभ के साथ कि जो दौर 2014 में शुरू हुआ, वह दौर कितना लंबा चलेगा। 2019 अभी नहीं आया था और हम ये कयास आराई कर रहे थे कि शायद यह दौर 1 साल और चलेगा। नीलाभ गुजर गए इस उम्मीद के साथ, और अब हम 13वें साल में प्रवेश कर गए हैं उस दौर के। 12 या 13 साल काफ़ी लंबे होते हैं एक पीढ़ी के लिहाज से, एक देश के लिए भी। और इसमें जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा खोई है वह है चैन, इत्मीनान। हम एक लगातार उत्तेजना और बेचैनी और हड़बड़ाहट के बीच हैं, और इस वजह से भी हमने तय किया कि हम साल में 2 बार, एक 24 फरवरी को नीलाभ की मृत्यु के दिन और 16 जून को मिलेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो यह 9वां व्याख्यान है उस कड़ी का, और आज के इस व्याख्यान के लिए हमने अनुरोध किया था आप सबकी परिचित कवि जसिंता केरकेट्टा से कि वे यह व्याख्यान दें। और जसिंता बहुत व्यस्त रहती हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही यह अनुरोध स्वीकार किया और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जसिंता केरकेट्टा पत्रकार हैं, पत्रकार रही हैं, और हम उन्हें कवि और लेखक के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही यह कहा जा सकता है कि वे आदिवासी और नागरिक अधिकारों के संघर्ष के क्षेत्र में सब लोगों के मित्र हैं और संघर्षरत हैं। जसिंता केरकेट्टा की प्रकाशित कृतियां हैं अंगोर, अंग्रेज़ी में लैंड ऑफ द रूट्स, ईश्वर और बाज़ार, जसिंता की डायरी, प्रेम में पेड़ होना और बच्चों के लिए किताब जड़हुल। 2024 में जसिंता केरकेट्टा ने रूम टू रीड का यंग ऑथर अवार्ड ठुकराया, क्योंकि रूम टू रीड की अमेरिका की शाखा की गाज़ा में हिंसा में संलिप्तता थी। हम इसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि गाज़ा पर जो हमला इज़राइल ने किया, उसके बाद भारत की तरफ से
एकजुटता की आवाज़ सबसे कमज़ोर थी। इसकी भरपाई जसिंता केरकेट्टा ने की। इसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। हम जसिंता का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे अनुरोध पर आज की इस व्याख्यान की अध्यक्षता के लिए गगन गिल तैयार हुई। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। गगन गिल कवि, अनुवादक और निबंधकार हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और संडे ऑब्जर्वर के साहित्यिक संपादक के तौर पर लंबे वक्त तक काम किया। उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हैं। थपक थपक दिल थपक थपक, या आकांक्ष समय नहीं, अंधेरे में बुद्ध, एक दिन लौटेगी लड़की। इसके अलावा आप सब लोग गगन गिल के गद्य से परिचित हैं, उनके यात्रा वृत्तांत से और उनके निबंधों से। वे अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने विदेशी और देशी लेखकों का बड़ी संख्या में अनुवाद किया है। तो हम जसिंता केरकेट्टा और गगन गिल दोनों का स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप मंच पर आएं। जसिंता प्लीज़। गगन जी, हम आप सबका स्वागत करते हैं इस गर्मी की शाम वक्त निकालने के लिए, दिल्ली के ट्रैफिक से जूझते हुए यहाँ पहुँचने के लिए। आप सबका नीलाभ मिश्रा की इस बिरादरी में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या अब मैं अनुरोध कर सकता हूँ जसिंता से कि वे अपना व्याख्यान दें। जसिंता केरकेट्टा। आप सभी को जोहार। सबसे पहले मैं नीलाभ मिश्रा मेमोरियल लेक्चर के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए और कुछ बोलने का अवसर देने के लिए कविता जी को आभार और जोहार करती हूँ। और आप सभी यहाँ पे समय निकाल कर आए हैं, आप सभी को भी मैं आभार और जोहार करती हूँ। एक कविता से मैं अपनी बात शुरू करूँगी। यहीं कहीं इसी शहर में गायब होती गौरैया ने देखा, शहर के अंदर कटकर गिरा कोई जंगल, जिसके निशानों के पास बैठकर उसकी स्मृति के साथ यह शहर अपनी शाम गुजारता है। इसी शहर के अंदर गिरा एक पेड़ समय से पहले, उसकी धड़ाम की आवाज़ से जरा सा हिला यह शहर अपनी नींद में। इसके अंदर दम तोड़ रही हैं नदियाँ और अपनी स्मृतियों में वह रख लेता है उन्हें जिंदा, ताकि अपने बच्चों की कल्पनाओं में खींच सके कोई जीवित रेखा चित्र किसी नदी का। गायब होती गौरैया ने देखा शहर की भीड़ के हाथों तितलियों को मरते हुए, और बच्चों ने देखा मैदानों को शमशानों में बदलते हुए। बच्चों का विश्वास है जब तक बचा है पृथ्वी पर एक भी फूल, तितलियां मर नहीं सकती। वे लौटती हैं दुनिया के किसी भी कोने से, इसीलिए हाथों में फूल लेकर वे ढूंढ रहे हैं तितलियों की कब्र यहीं कहीं इसी शहर में। नीलाभ जी के बारे कुछ कहने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, नीलाभ जी ने नीलाभ के रूप में खुद को गढ़ा था। जब हम इस एक इंसानी जीवन में जीवित रहते वक्त खुद को खुद से गढ़ते नहीं हैं, तब कोई और हमें गढ़ने लगता है। यह समाज, इसकी व्यवस्था, इसकी कंडीशनिंग, इसका डर, इसकी असुरक्षा, ताकत, सब कुछ हमें अपने सांचे में, अपने ढांचे में अपने हिसाब से ढालने के लिए अपनी ओर खींचने लगती है। और अनायास ही हम उस चक्र में फंसते हुए जो भी बन जाते हैं, वह हमारे खुद के असल अर्थ में होने से बहुत अलग होता है। नीलाभ जी ने समाज के इस नीलाभ जी समाज के इस सांचे और ढांचे को लेकर बहुत सजग थे।
वह किसी आज़ाद नदी की तरह अपना रास्ता, अपने जीवन का ढांचा खुद ही गढ़ रहे थे और उनसे जुड़े लोगों को भी अपनी तरह होने में मदद कर रहे थे। वह अपने द्वारा चुने गए, गढ़े गए नीलाव थे। वह किसी मजबूत पेड़ जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जुड़ी हों, ऐसे स्थिर अडिग अपने मूल्यों पर जीने वाले व्यक्ति थे, जिसके आसपास उनके साथ चलने वाले बहुत सारे लोग भी आज़ाद महसूस करते थे। नीलाव की इस तरह भी खुद से जुड़े लोगों को आज़ाद करने में मदद कर रहे थे। दरअसल नीलाव जी एक साथ एक नदी और एक पेड़ दोनों थे, अपना रास्ता खुद गढ़ने वाले और एक ऐसे रूटेड पेड़ जो दूसरों को मुक्त करता है। दूसरी एक कविता है, आदमी की भाषा। पहाड़ पर बैठा अकेला मैं देखता हूँ, कैसे पेड़ की डाली धीरे से छुड़ाती है अपने पत्तों को अपने सीने से, जैसे माँ बढ़ते बच्चे से छुड़ा रही हो दूध अपना। हजारों उड़ते पत्तों में से एक पत्ता अचानक ठहर जाता है करीब मेरे, जैसे बतियाना चाहता हो मुझसे दो जहान की बातें। तब मौन मेरी आत्मा सुनने लगती है उसकी बातें, और इस तरह मौन देखता है दो आत्माएं कैसे बतिया रहीं दो जहान की बातें। नहीं हो पाती दर्ज जो कभी किसी दस्तावेज में, और जो दस्तावेजों में शब्दों की भीड़ भरने में व्यस्त हैं, उनके शब्द आज तक नहीं समझ सके। क्यों आदमी नहीं समझ पाता आदमी की ही भाषा। आदिवासी अपने विश्वास के अनुसार किसी व्यक्ति के चले जाने को स्मृति का विषय नहीं मानते। वे समझते हैं कि लोग अदृश्य रूप से प्रकृति में प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति के साथ मिलकर धरती के संतुलन में अपनी भूमिका निभाते हैं। चूंकि वे विशाल प्रकृति परिवार के अभिहिस्सा हैं और अदृश्य रूप से पुरखों के साथ हैं, इसलिए यह उत्सव संवाद दृश्य अदृश्य के बीच सामंजस्य बनाकर चलने का एक रास्ता है। इस दृष्टि से हम देखें तो नीलाभ जी आज भी अदृश्य रूप से उस संवाद की वजह बने हुए हैं। किसी शोक की तरह नहीं, लेकिन इस इंसानी व्यवस्था में इंसान होने की गरिमा से बेदखल करने की कोशिशों वाली मानसिकता से भरी ताकतों से जूझते लोगों के बारे चर्चा करने के लिए। नीलाभ जी भाषा को लेकर बेहद सजग इंसान थे, और ऐसे समय में जब अपनी भाषा से नीचे गिरना बहुत तेज़ी से चारों तरफ हो रहा है, तब इस बात के लिए भी उन्हें याद किया जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कोई इंसान सुंदर और बड़ा भी बहुत छोटी छोटी बातों से ही बनता है, और इस बात से भी कि कितनी कोमलता अपने भीतर रखता है। वह कोमलता जो धीरे धीरे आज खत्म होती जा रही है और उसकी जगह कठोरता, कट्टरता लेती जा रही है। फिर से उगने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने भीतर वह कोमल हिस्सा बचा कर रखें, जिससे अक्सर बड़ी ताकतें डरती हैं और उसे ख़त्म करना चाहती हैं। यह सब कुछ असल अर्थ में प्रकृति के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाने, उससे कटते जाने का परिणाम भी है। नीलाभ जी ने निश्चित रूप से अपने भीतर वह कनेक्शन बचा कर रखा था। इसलिए जब अंतिम दिनों में उन्हें आईसीयू में भी रखा जा रहा था, तो वे वहाँ रहना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति होता नहीं है, और ऐसी जगह जहाँ लोग ना हो, उनका चेहरा ना हो, वो रहना नहीं चाहते। जब मैं झारखंड के अपने गांव में रहती थी और जब मैंने अपने आदिवासी इलाके ही देखे थे, तब मैं अपने आदिवासी इलाकों को ही दिसुम या देश समझती थी, जैसा कि हमारे पुरखे अपने इलाकों को ही दिसुम कहते हैं। आज मैं इस मेमोरियल लेक्चर में
छोटा नागपुर के उसी मुंडा दिसुम के बारे अपनी बात कहना चाहती हूँ। आदिवासियों के लिए बाहर के लोग कौन थे? अपने इस दिसुम के बाहर के लोग, खासकर वर्चस्व की मानसिकता रखने वाले लोग ही असल अर्थ में आदिवासियों के लिए हमेशा से बाहरी रहे। भीतरी और बाहरी आदिवासी इस बात से तय करते थे कि कौन प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना जानता है, इंसानों की आज़ादी का महत्व समझता है, खुद जीते हुए दूसरों को भी जीने में मदद करता है और दूसरों की कितनी परवाह करता है। ऐसे जीने वाले लोग आदिवासियों को लगते हैं कि वे उनमें से एक हैं। आदिवासी जीवन दर्शन के लोग हैं। बाहरी का अर्थ उनके लिए अपनी तरह जीने का स्पेस छीन लेने वाले लोग, इंसानों को गुलाम बनाने वाली मानसिकता और समुदायों की शांति में खलल पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग रहे हैं। इसलिए इस देश के भीतर के लोग जो उनकी आदिवासियत को कभी समझ नहीं सके, जो साम्राज्यवादी जीवन शैली से जुड़े रहे, उसका हिस्सा रहे, वे सारे लोग आदिवासियों के लिए हमेशा से बाहरी रहे। इसलिए सबसे पहले आदिवासियों की प्राथमिकता रहती है कि वे अपने इलाकों को बचा लें, अपने दिसुम को बचा लें। आदिवासियों का मूल संघर्ष दरअसल इन्हीं बातों को लेकर हमेशा से रहा है। इसलिए जब हम बचपन में गांव से कस्बे की ओर बाजार जाते थे और देश के दूसरे हिस्सों से आकर व्यवसाय करने वाले लोगों को वहाँ बसा हुआ देखते थे, तो हमें लगता था ये हमारे दिसुम में ये बाहरी लोग आ गए हैं। वे हमारी भाषा नहीं समझते थे, पर हमारी भाषाओं को नीचा जरूर समझते थे। बहुत बाद में हमने जाना कि भारत में दरअसल बहुत सारे संघर्ष तो भाषाओं के संघर्ष रहे हैं, क्योंकि भाषाओं से लोगों की पहचान, इस देश के भूभाग में अलग अलग समय में प्रवेश करने वाले लोगों की यात्राओं का इतिहास, संस्कृति, स्मृति, संवाद सब कुछ छिपा हुआ है। एक भाषा का मर जाना दरअसल किसी समुदाय, समाज की पूरी यात्रा के इतिहास, स्मृतियों का खत्म हो जाना है। और आदिवासी अपनी भाषाओं के साथ निरंतर इस संघर्ष से आज तक जूझ रहे हैं। जब इस देश में उत्तर और दक्षिण भारत का संपर्क दुनिया भर से हो रहा था, इस देश में अरब, फारसी, शक, खून, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सब प्रवेश कर रहे थे। इस देश में घुल मिल रहे थे, लोगों का एक दूसरे से व्यापार चल रहा था। जब उत्तर भारत में एक के बाद एक हिंदू राजा अपने ही पिता की हत्या के बाद शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाल रहा था और उत्तर से दक्षिण तक साम्राज्य विस्तार का संघर्ष चल रहा था, तब इस देश के आदिवासी इलाकों में क्या हो रहा था? इस बात की तरफ देश के लोगों का ध्यान कम जाता है। युवाओं में आदिवासियों को लेकर एक नई बनी बनाई धारणा के अलावा उनके पास भी बहुत जानकारी नहीं रहती। दरअसल आदिवासी अपने ही देश के भीतर, खासकर हिंदू राजाओं, जमींदारों और बाद में उनके इलाकों में प्रवेश करने वाले मुगलों से, फिर अंग्रेज़ों से भी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों को आदिवासी इलाकों में भेजने के कारण लगातार प्रतिरोध कर रहे थे। उनके लिए इसी देश के आर्यभाषी लोग बाहरी थे, जो राजाओं की मदद से, सत्ता की मदद से, राजनीति और धर्म और नीतियों की मदद से अपने ही देश के भीतर आदिवासियों को हाशिए पर खदेड़ रहे थे। उनकी ज़मीनें लूटी जा रही थी। आदिवासी इलाकों में कर का भारी बोझ लादा जा रहा था। आदिवासी इससे बुरी तरह आक्रोश से भरे हुए थे और इस प्रतिरोध का संघर्ष निरंतर आदिवासी इलाकों में चलता रहा था, जिसके कारण हमेशा से वे बर्बर, असभ्य, हिंसक, अपराधी घोषित किए गए और आज नक्सलवादी घोषित किए जाते हैं। इस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं, खासकर
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के मुंडा आदिवासी को, तो पाते हैं कि उत्तर भारत के कई इलाकों से आर्य भाषियों से जूझते हुए वे आज के झारखंड, जो छोटा नागपुर जिसे वे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार पर पहुंचे थे। आज जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो लगता है वह सब कुछ कहाँ खत्म हुआ है। आज जो भी चल रहा है उसकी जड़ें सुदूर अतीत में है, जिसके बहुत कम हिस्सों के बारे लोग जानते हैं। उत्तर भारत का इतिहास साम्राज्य विस्तार का इतिहास रहा है और आज भी भाषा, राजनीति, सत्ता के द्वारा पूरे देश में साम्राज्य विस्तार के उसी पुराने अतीत को पूरी ताकत के साथ पूरे देश के ऊपर थोपने की कोशिश भी जारी है। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसी उत्तर भारत में एक ऐसे समुदाय के इतिहास और उनकी यात्राओं को भी जानें जो इस साम्राज्यवादी जीवन शैली के खिलाफ निरंतर लड़ते हुए छोटा नागपुर के पठारों की तरफ आए थे। भले आदिवासी अपना इतिहास लिखित रूप से दर्ज नहीं करते गए, क्योंकि उनके पास कोई चारण नहीं थे, ना ही वे राजाओं के संरक्षण में रहकर लिखने पढ़ने और अपने लोगों का महिमा मंडन करने का काम कर रहे थे। तब भी परंपरागत हिंदू पौराणिक कथाओं में हम मुंडा आदिवासियों की यात्राओं की झलक देखते हैं। मानव विज्ञान के भारतीय विद्वान शरद चंद्र रॉय, जिन्हें मुंडारी भाषा भी आती थी और जो छोटा नागपुर में रहते थे, उन्होंने मुंडा आदिवासियों की यात्राओं की पड़ताल करते हुए इन पौराणिक ग्रंथों की कथाओं का उदाहरण देते हुए बहुत ज़रूरी तथ्य भी लिखे हैं। ऋग्वेद में मानव जाति के एक जनक नहुसा के पुत्र यायाति, जिसे जरासंध का पूर्वज कहा गया है, उस यायाति ने अपने साम्राज्य को अपने 5 बेटों में बांट दिया था। तुरुवसु से 10वें पीढ़ी में 4 भाइयों पांड्या, केराला, कोला और चोला ने भारत को आपस में बांट लिया था। 5 नहीं 4। दक्षिण में आज पांड्या, चोल राजाओं का इतिहास हमें मिलता है। उत्तर भारत कोला को आवंटित किया गया था, जिसके वंशज कोल, जो कि मुंडाओं और अन्य संबंध आदिवासी समुदायों से संबंधित है। उस समय मुंडा आदिवासियों को अपमानजनक शब्द कोल कहकर ही संबोधित किया गया है। बाद में उन्हें मुंडा कहा गया, पर असल अर्थ में मुंडा आदिवासी अपने आप को अपनी भाषा में मनुष्य कहते हैं। हिंदू दंत कथाएं और मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक कथाएं, कुछ कोलारी, दूसरे कोलारी आदिवासियों कथाएं भी यह स्पष्ट करते हैं कि मुंडा और दूसरे कोलारी आदिवासियों के उत्तर पश्चिमी भारत में स्पष्ट करते हैं कि मुंडा और दूसरे कोलारी आदिवासी भी उत्तर पश्चिमी भारत में मौजूद थे। जब ब्रह्मा के पुजारियों ने देश की सीमा पर कदम रखा, तब ये कोलारी आदिवासी और मुंडाओं के नज़दीकी संबंधी असुर लोग भी खास तौर पर जो धौलागिरी और मैनागिरी इलाकों में थे, असुरों की अपने पूर्वज द्वारा आक्रमणकारी आर्यभाषी हिंदुओं के विरुद्ध हुए एक रक्त रंजित युद्ध के बारे असुर कथा में उनकी भाषा में चर्चा मिलती है। और ऋग्वेद संहिता में जिन घृणित दस्युओं के बारे चर्चा की गई है, उन प्रतिरोधी दस्यु सेनापतियों के बहुत से नाम हमें वर्तमान मुंडाओं में अभी तक प्रचलित नामों से नज़दीकी समानता रखने वाले बहुत से नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के धार्मिक गायकों द्वारा आदिवासियों की संपदा, जल, जंगल, जमीन, अपने में मस्त और खुश रहने की प्रवृत्तियों के प्रति ईर्ष्या के भाव भी देखने को मिलते हैं। आज भी हम वह ईर्ष्या का भाव आदिवासियों की ज़मीनों को लेकर लोगों के भीतर पाते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि देश की समस्त भूमि सरकार की भूमि है। आदिवासियों का जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ों पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दावों के खिलाफ वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राजाओं के सहयोग से वे हमेशा जीतते रहे और आज भी सत्ता और राजनीति के बल पर आदिवासी इलाकों को लूटने में सफल हो रहे हैं। राजनीति के बिना, सत्ता के बिना, शासकों के संरक्षण के बिना जो ब्राह्मण धर्म बच नहीं सकता था, जिसकी भाषा संस्कृत आज लुप्त होने के कगार पे है, आज हिंदू धर्म के रूप में वह आदिवासियों को पूरी तरह अपने में समाहित करने की तीव्र भूख में है। प्राचीन काल में आदिवासी लड़ते हुए और पीछे हटते हुए छोटा नागपुर के पठार तक पहुंच गए
पर आज आधुनिक समय में उनके पास और पीछे हटने के रास्ते नहीं बचे हैं। आज भी आदिवासी इलाकों में जमीन की लूट का संघर्ष है। दरअसल यह आदिवासियों के अस्तित्व का संघर्ष है। डिजिटल इंडिया के युग में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तब फिर से जमींदारों के वंशज तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने पुरखों की ज़मीन पर अपना अधिकार जताते हुए गलत तरीक़ों से जमींदारी प्रथा को ज़मीन पर फिर से बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह लूट और शोषण हिंदू धर्म में सबसे निचले पायदान पर नए दलित बनाकर आदिवासियों को रखने की इस वर्चस्ववादी मानसिकता, ऊंच नीच की व्यवस्था का सारा भार उनके ऊपर डालने और देश हित में उन्हें मजदूर की तरह देश के विकास की नींव में चुन देने की कोशिशों के कारण है। इस तरीके से देश हित में आदिवासियों की बलि चढ़ाई जा रही है और हम देखते हैं कि यह आर्य अनार्य का ऐतिहासिक संघर्ष दरअसल आज तक खत्म नहीं हुआ है। कथित मुख्य धारा के लोग जरूर यह कहते हैं कि सरकार ने आदिवासियों के लिए कई नीतियां बनाई हैं। मैं यह मानती हूँ कि यह दिखावे के लिए और ताकतवर लोगों की लूट को ढकने के लिए, खुद को कल्याणकारी बताने के लिए ऐसी नीतियां जरूरी हैं। पर इन नीतियों की आड़ में आदिवासी इलाकों में जमीन की लूट, जंगल का दोहन, पहाड़ का खनन और आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, पहचान को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश जारी है। आज आदिवासी इलाकों में हम देखते हैं कि सरना आदिवासी और ईसाई हो चुके आदिवासियों के बीच धर्म के नाम पर एक लड़ाई छिड़ी हुई है। यह विशेष रूप से आदिवासियों के बीच पैदा की गई लड़ाई है। यह उन दिनों से है जब पहली बार 1938 में एक आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में सरना आदिवासी और ऐसे आदिवासी जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, दोनों ने मिलकर एक आदिवासी महासभा का गठन किया। इस महासभा के तहत उन्होंने लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। उस एकजुटता और प्रयास का परिणाम यह हुआ था कि उनकी अगुवाई में 1951-52 के देश के पहले आम चुनाव में आदिवासी महासभा से जुड़े नेताओं ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। बाद में इसी एकता को धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटकर तोड़ दिया गया और आज इसकी खाई और गहरी होती जा रही है। यह भी जानने की ज़रूरत है कि क्यों इस देश के भीतर छोटा नागपुर के इलाकों में आदिवासी तेजी से ईसाईयत की ओर गए। 1945 में 5 जर्मन मिशनरी दरअसल कलकत्ता से होते हुए म्यांमार जा रहे थे। उन्होंने कलकत्ता में कुछ काले आदिवासी मजदूरों को काम करते हुए देखा। उनके पीछे चलते हुए वे छोटा नागपुर आए और आज के रांची के जंगलों में वे 5 सालों तक बैठे रहे, पर एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बने। तब निराश होकर वे जर्मनी वापस लौट जाना चाहते थे, पर कुछ और धैर्य से यहाँ रुकने और मुंडा और उरांव आदिवासियों की भाषा सीखने के बाद उन्होंने आदिवासियों से संवाद करना शुरू किया। आदिवासी उन्हें अपनी भाषा में बोलता देख उन्होंने उनके ईश्वर के बारे में पूछा। कई सालों तक कोई भी आदिवासी ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया। बहुत समय के बाद सिर्फ 4 उरांव आदिवासी पहल की ईसाई बने। फिर बाद में कुछ मुंडा आदिवासी ने भी ईसाई धर्म अपनाया और यह सब कुछ कई शर्तों के आधार पे हुआ। जैसे मिशनरियों ने उनकी भाषा सीखी। मुंडा और उरांव आदिवासियों ने कहा कि वो अपनी प्रार्थनाएं अपनी भाषा में ही करेंगे और प्रार्थनाओं का संचालन वो अपने ढोल नगाड़े के साथ में करेंगे। और धीरे धीरे बाद में उन्होंने कहा कि मुंडा और उरांव दोनों आदिवासी ऑटोनोमस होकर अपनी चीज़ें चलाएंगे और जर्मन मिशनरियों को ये मानना पड़ा। तो मिशनरी भी आदिवासियों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे, लेकिन आज उन्हीं को देखते हुए, इन्हीं मिशनरियों के प्रयास को देखते हुए बाद के दिनों में वैष्णव संप्रदाय के लोग भी उनके बीच पहुँचे
और कुछ इलाकों में निश्चित तौर पे लोग हिंदू भी बनाए गए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई क्रांति हुई आदिवासी इलाकों में, तो वह मिशन स्कूलों को ही उसका योगदान जाता है। अंग्रेजों के समय जब छोटा नागपुर के इलाकों में हिंदू जमींदार और कुछ मुस्लिम जमींदारों को आदिवासियों से कर वसूलने के लिए रखा गया और उनके द्वारा सिर्फ आदिवासियों का शोषण ही नहीं लेकिन आदिवासी स्त्रियों का जब बलात्कार भी होने लगा, तब आदिवासी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। मदिरा पे उत्पाद कर, बेगार या मुफ्त कई तरह के काम करवाने, सड़क निर्माण में आदिवासियों को जबरन काम लगवाने और कई तरह के कर जब आदिवासी इलाकों में लाद दिए गए, तब आदिवासी इलाकों में घोर असंतोष फैल गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों जमींदार जब आदिवासी इलाकों में आते तो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते, ना ही वे आदिवासियों को ठीक से जानते और समझते थे। यह ठीक ऐसा ही व्यवहार है जब आज आदिवासी इलाकों में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग और अधिकारी जब इन इलाकों में भेजे जाते हैं तो उनका व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा आदिवासियों ने अतीत में महसूस किया है। इन सारी चीज़ों की वजह से आदिवासी इलाकों में प्रतिरोध की आग हमेशा से धधकती ही रही है और इस प्रतिरोध का बदला इसी देश के भीतर छोटा नागपुर के लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का प्रतिरोध करने की आड़ में उन्होंने इसका बदला आदिवासियों से भी लिया। कई आदिवासी घर जलाए गए, उनके ऊपर हिंसा हुई, गांव में उनके द्वारा बनाए गए चर्च जलाए गए और छोटा नागपुर के आदिवासियों को फिर एक बार जंगलों की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इन सब हमलों का आदिवासियों के ऊपर ऐसा असर हुआ कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम खत्म होने के बाद बहुत तेजी से मुंडा और उरांव आदिवासी ईसाई धर्म की ओर गए। एक समय ऐसा लगता था कि पूरा छोटा नागपुर अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा। बाद के दिनों में शिक्षित ईसाई आदिवासियों ने हिंदू राजाओं के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ बेगार खटने से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए प्रतिरोध और बढ़ा दिया। इन सबसे सत्ता में बैठा ब्राह्मण वर्ग भयभीत हुआ और उन्होंने संघ को आदिवासी इलाकों में अपनी ज़मीनी पकड़ मजबूत करने और आदिवासियों को किसी भी दूसरे धर्म, खासकर ईसाई धर्म में जाने से रोकने के लिए, मिशन स्कूलों को बंद करने के लिए, वनवासी आश्रम स्कूल खोलने के लिए और आदिवासियों की एकता को तोड़ देने का मुहिम शुरू किया। इसी समय अपना धर्म परिवर्तन न करने वाले आदिवासियों को संघ के साथ जोड़ने का काम भी शुरू हुआ और इसका इस्तेमाल न सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगों में, लेकिन आदिवासी और दलित और आदिवासियों के बीच, सरना आदिवासी और ईसाई हो चुके आदिवासी दोनों के बीच ऐसे दंगों में भी आदिवासियों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम भी शुरू हुआ। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। दूसरी ओर संघ द्वारा हथियार की तरह प्रयोग करने वाले आदिवासियों के बीच आज भी शिक्षा की कमी है। ज़मीन पर लोग ये जानते हैं कि मैट्रिक के बाद आगे की शिक्षा के रास्ते उनके लिए बंद हो रहे हैं, जिससे बच्चे उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं और इस कारण वे किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ हैं। शिक्षा की नीतियाँ ऐसे इलाकों में ऐसी रही कि बच्चे गांव जंगल में गाय बैल चराते रहें और बिना पढ़े ही उन्हें पास कर दिए जाने को प्रोत्साहित किया गया। हम देखते हैं कि इन सब के बीच आज भी शिक्षा संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा बना रहे, यह खेल चल रहा है। जैसे प्राचीन काल में जो खेल शुरू हुआ था राजाओं की मदद से उनके संरक्षण में शिक्षा पर कुछ लोगों के एक अधिकार का, वह खेल आज तक चल रहा है।
आज भी सत्ता और धर्म की राजनीति की आड़ में वह सब कुछ उसी तरह हो रहा है। इसलिए आज अतीत को पुनर्जीवित करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करने के तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। उनकी ज़मीनों से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। कॉरपोरेट के साथ मिलकर सत्ता यह काम करने में आदिवासी इलाकों में लगी हुई है और इस देश के भीतर आदिवासी इलाकों में आदिवासियों का जनसंहार जारी है। इस तरह आदिवासी अपने ही देश के भीतर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम पीढ़ी दर पीढ़ी अनायास ही अपने इतिहास को दोहराते हैं, अतीत की तरफ लौटना चाहते हैं। आदिवासी भी अपने अतीत को याद करते हैं, वे भी अपने पुरखों की बातें दोहराते हैं। हिंदुत्व की राजनीति भी अतीत को स्थापित करना चाहती है, पर हिंदुत्व की राजनीति जब भी अतीत की तरफ जाएगी, उसमें आदिवासियों को या तो पूरी तरह खुद में समाहित कर लिया जाएगा या प्रतिरोध करने वाले लोगों का संहार होगा। आदिवासी भी अपने अतीत को थामे हुए उन शक्तियों के साथ, वर्चस्व की मानसिकता के साथ, इंसानों से उनकी आज़ादी गरिमा छीन लेने वाले समाज के साथ अपना प्रतिरोध बनाए हुए हैं। चाहे वे कितनी ही संख्या में क्यों ना बचें, पर उनका प्रतिरोध बचा रहेगा और यही इस देश में थोड़ी सी उम्मीद भी बनाए रखेगा। इंतज़ार। वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में हैं। वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। अंत में मैं नीलाभ जी पर फिर लौटते हुए यह कहना चाहती हूँ कि प्रेम और कोमलता से रहित आदमी धर्म, देश, पहचान, किसी वाद को पकड़कर अंततः कट्टर हो जाता है। उसका डर बहुत बड़ा हो जाता है। वह बड़ी बड़ी चीज़ों की स्थापना में छोटी छोटी चीज़ों की, धरती पर फूलों, तितलियों, जुगनुओं, घासों की हत्याएं करने लगता है। वह हंसी के खिलाफ रहता है, पर छोटी छोटी चीज़ें धरती को बनाए रखती हैं। पर छोटी छोटी चीज़ें धरती को धरती बनाती हैं। मानवता के पक्ष में छोटी छोटी कोशिशें मानवता को बचाए रखने का काम कर सकती हैं। आज ऐसी छोटी छोटी कोशिशों की ही सबसे अधिक ज़रूरत है। जहाँ तक मैं नीलाभ जी को समझ पाई हूँ और उनकी चेतना को मैं समझने की मैंने कोशिश किया है, मैंने महसूस किया है कि दरअसल वे फेमिनिस्ट थे। और कोई भी पुरुष जब सुंदर इंसान होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है वह निश्चित रूप से फेमिनिस्ट होता जाएगा। आदिवासी भाषाओं में पेड़, पहाड़, नदी, पत्थर, यह सब कुछ स्त्री है। और अंत में मैं नीलाभ जी के पेड़, पहाड़, नदी जैसे उनके व्यक्तित्व को फिर से जोहार करती हूँ और आप सभी को भी जोहार करती हूँ। जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जसिंता। और अब मैं अनुरोध करूंगा गगन जी से, वे कृपया आएँ और अध्यक्षीय वक्तव्य। गगन गिल। अपूर्वानंद जी का फ़ोन आया कि जसिंता बोलेंगी और आपको आना है, तो मैं बहुत घबराई कि मुझे मंच पर बैठने का कोई अनुभव नहीं है। नीचे बैठकर ही बात पूरी नहीं समझ में आती और ऊपर बैठकर तो पता नहीं क्या होगा। पर जसिंता को पढ़ती रही हूँ। कल शाम से और भी ध्यान से पढ़ रही थी, तो जसिंता को सुनने आना ही था। शी इज़ ए यंग वुमन विद ए वाइज हार्ट। मैं सोच रही थी कि जसिंता की राइटिंग में जितनी अलग अलग तरह की
अंतर्दृष्टियाँ हैं, कहानियों में वो लगभग सिनेमैटिक एंगल्स से दृश्य को देखती, कि ये सब इसमें आधुनिक शिक्षा के कारण आया होगा या ये इसका कोई आदिवासी संस्कार रहा होगा। एक ही अस्तित्व है, उसी को बार बार देखना, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी ऊपर से। इनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, नदी पर बात कर रही थी कि नदी शब्द जो आपके लिए है वो हमारे लिए नहीं है। आपके लिए नदी मतलब पानी दूर से देखते हुए, और हमारे लिए नदी जब हम उसमें जाते हैं, उसका टच, उसके रंग, उसकी फिसलन, उसका अपना जो भी संसार, ये सेंसिटिविटी हम लोगों के भोथरे माइंड में तभी एंटर करती है जब हमें इस तरह के मौके मिलते कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जसिंता जैसी किसी बहुत ही वाइज वॉइस को सुनने के लिए आए। मैं जसिंता की बात सुनते हुए सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे आदिवासियों का भारतवर्ष को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा या बिंब नहीं होगा। अगर उन्होंने 1857 की लड़ाई में हिस्सा लिया, बिरसा मुंडा का बलिदान हम सब जानते हैं, बिरसा मुंडा को कैसे टॉर्चर किया गया, तो ये किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे? क्या ये सिर्फ न्याय अन्याय के लिए संघर्ष था? खेत, ज़मीन, पहाड़ के लिए संघर्ष था? अपनी डिग्निटी के लिए संघर्ष था? या ये कोई बड़ी मानवीयता को, बड़ी मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्ष था? आदिवासियों और दलितों और जो द अदर्स हैं हमारे समाज के, आजकल तो हर कोई द अदर है। सिख भी द अदर है, मुस्लिम भी द अदर है। आई थिंक एवरीबडी इज द अदर टू द अदर। तो इतनी नफरत हम में कैसे आ जाती है? इतनी नफरत, इतना डिस्ट्रक्शन, इतना दूसरे की डिग्निटी को ख़त्म करने की बात, ये तभी हो सकता है अगर आप एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो गए। और जितना मैं समझ पाती हूँ, हमारा पहला फ्रैक्चर तो भाषा से हमारा अलगाव ही है। ये आदिवासियों के लिए नहीं है कि ये अपनी भाषा को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं या इनको एक भाषा से दूसरी भाषा में आना पड़ रहा। आप हम सब लोगों को देखिए, हमारी घर की भाषा एक है, समाज में जाती दूसरी भाषा, दिमाग कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेट कर रहा है। और ये जो विस्थापन है,
अपनी आंतरिक भाषा से, वहाँ से पहला सेल्फ हेट्रेड शुरू होता। मैं जितना भी समझ पाई हूँ हेट्रेड को, प्रेम हमेशा दूसरे से शुरू होता और घृणा हमेशा अपने से शुरू होती है। जितना आप अपने को हेट करेंगे, उतना ही आप दूसरों के लिए क्रूर होते चले जाएंगे। और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि अगर हम एज ए सोसाइटी इतने क्रूर, इतने क्रूर ही, आई कांट थिंक ऑफ अनदर वर्ड, होते जा रहे हैं, तो हमें ये सेल्फ हेट्रेड हमारा कब कैसे शुरू हुआ था, इसकी जांच करनी होगी। ये बात सिर्फ इतनी सीधी सरल नहीं है कि कॉरपोरेट्स आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं और दोहन कर रहे हैं। We are all on the receiving end. हम में से हम हो सकता है कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रिविलेज्ड हों, मगर हम में से इस सभा में कौन है जो अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकता कि वो रिसीविंग एंड पर नहीं है, वो गिविंग एंड पर है। नो, वी आर ऑल ऑन द रिसीविंग एंड, और हम बस देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि इस सभा में गोपीनाथ महंती को, महाश्वेता देवी को, उनके अवदान को हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने हमें आदिवासी जीवन की यथार्थ के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, संघर्ष के बारे में बताया। ये जसिंता बात कर रही थी धार्मिक कन्वर्शन की। ये आदिवासी दिल में ऐसा क्या है, कोई भी आता है तो उसको कन्वर्ट करना चाहता। मिशनरीज आते हैं, फिर वीएचपी जाती है, वो कन्वर्ट होना नहीं चाहते, कन्वर्ट करना चाहते। जबकि डिविनिटी का जो सबसे ओरिजिनल इमेजिनेशन है, वो तो आदिवासी दिल में से निकला है। तो ये भी कुछ उल्टा सा एंटी क्लॉकवाइज कुछ चक्र चलता है, एंड आदिवासी को समझ में नहीं आता कि वो उसकी परीक्षा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ कैसे। एक फिल्म थी वर्नर हर्जोग की, Where the Green Ants Dream, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों पर है। वो वहाँ कुछ खनन करने के लिए जाते, और जो उनका आदिवासियों का एल्डर है, उसकी भाषा को समझने वाला सिर्फ एक और व्यक्ति है उनके समुदाय में। बाकी सब लोग आधुनिकता के पकड़ में धीरे धीरे जा रहे हैं। वो जो एल्डर है, एंड ए ग्रैंड ओल्ड मैन, 90 years, 95 years, वो इतना एजिटेटेड है, वो कहता है यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ खुदाई नहीं हो सकती। और वो पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं हो सकती। तो वो अपनी भाषा, जिसको समझने वाला कोई बचा ही नहीं है एक व्यक्ति को छोड़कर। मतलब फिल्म सारी इसी
उसमें चलती है कि क्यों खनन नहीं हो सकता। कहता है कि यहाँ चींटियाँ सपना देख रही हैं इस ज़मीन के नीचे। We cannot disturb their dreaming। और वो फिल्म जिस तरह से ख़त्म होती है, इट्स ए मोमेंट ऑफ रेविलेशन कि आधुनिकता ने, मनुष्यता ने हमारी नेचर के साथ, हमारे दिल के साथ कितना विध्वंस किया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास इस पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में, जसिंता केरकट्टा जैसी इतनी ब्राइट, इंटेलिजेंट, कमिटेड लड़की है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि ये किसी और का झंडा उठाए हुए नहीं है। मेरी इससे बात हो रही थी अभी सभा शुरू होने से पहले। इसने कहा मैंने किसी का झंडा नहीं उठा रखा, मैंने सिर्फ अपना झंडा उठा रखा। इसके लिए तुम्हें सलाम। आई थिंक ये एक वाक्य ही बताता है कि जसिंता हमारे समय की कितनी महत्वपूर्ण आवाज़ है। वो आसानी से विमर्श करने वालों की जमात में नहीं है कि उसे आप स्त्री विमर्श में डाल दीजिए या आदिवासी विमर्श में। शी सेज आई ओनली रिप्रेजेंट माई सेल्फ। तो इसी तरह से हम सब लोगों को चमत्कृत करती रहे, रोशनी देती रहे। आप सब लोगों ने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अध्यक्ष की इजाज़त हो तो हम जसिंता से अनुरोध कर सकते हैं कि वे हमें कुछ कविताएं सुनाएं। हमने व्याख्यान खत्म होने के बाद आपसे अनुरोध किया है, ये अतिरिक्त है। किसी ने नहीं देखा मुझे, किसी ने नहीं देखा मुझे, जब आंगन की मिट्टी को सीमेंट का कवच पहनाया गया। मैं मिट्टी को समझाता रहा, मजबूत नींव के लिए ज़रूरी है उसका मरना। मगर मैंने देखा एक एक कर फूलों को भी मरते हुए। उस दिन से मधुमक्खियों ने छोड़ दिया मेरे आंगन में उठना बैठना। चिड़ियों ने भी मुंह फेर लिया मुझसे। बारिश और हवा भी हंसती नहीं अब खुलकर। अब आंगन में सिर्फ सन्नाटा धूप सेकने आता है और इसे उनकी नियति बताता रहता है। मैंने फूलों के साथ साथ उस दिन मधुमक्खियों, चिड़ियों की भी हत्या की। मिट्टी, बारिश और हवा को तड़पाया। किसी ने नहीं देखा मुझे। सिर्फ मेरे हाथों की सफाई जानती है मेरे गुनाह कितने बड़े हैं। नदी, पहाड़ और बाजार। गांव में वो दिन था इतवार। मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी। मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी कभी गांव की नदी। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार। मैंने कहा, इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वो सहम के लिपट गई मुझसे। सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा, देख रही हो इसे, यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है? पूछने लगा दुकानदार। भैया, थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों? दुकानदार बोला, ये नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है,
छटाक भर मंगाई है। पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली चौंकी, देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। जब कुछ महसूस नहीं होता, गए किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। जिन्हें कुछ महसूस नहीं होता वे बहुत पहले मर चुके होते हैं, बाद में वे सिर्फ दफनाए जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। नदी की लाश के ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते। वे सब पानी में तैरते रहते हैं, जैसे नदी के साथ आदमी की लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। एक दिन जब सारी नदियाँ मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियाँ ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। ईश्वर और बाजार। लोग ईश्वर को राजा मानते रहे और राजा में ईश्वर को ढूंढते रहे। राजा ने खुद को एक दिन ईश्वर का कारिंदा घोषित कर दिया और प्रजा की सारी संपत्ति को ईश्वर के लिए भव्य प्रार्थना स्थल बनाने में लगा दिया। उसके नाम पर बाजार सजा दिया। भूखी असुरक्षित बेरोजगार पीढ़ियां अपने पुरखों की संपत्ति और समृद्धि वापस मांगते हुए उन भव्य प्रार्थना स्थलों के दरवाजे पर अब सिर झुकाए बैठी हैं। आदमी के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाजार से होकर क्यों जाता है? हमारा हिसाब कौन देगा साहब? भारत, अमेज़न और दुनिया भर में अपने जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष करते आदिवासियों को समर्पित है ये कविता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर टूटने पर तुम्हारा दर्द कितना गहरा होता है कि सदियों तक लेते रहते हो उसका हिसाब। पर जंगल जिनका पवित्र स्थल है, उनको उजाड़ने का हिसाब कौन देगा साहब? जाने कब से धर्म खेल रहे जो तुम्हारे धर्म के दायरे में आते नहीं। वे जंगल को पूजते हैं, जंगल को जानते हैं, वहीं जीते हैं, वहीं मर जाते हैं। तुम सब बूट पहनकर उनके पवित्र स्थलों में कैसे घुस आते हो? विकास कह कर जितने निर्दोष मारे हैं, उन सब का हिसाब कौन देगा साहब? वे जो जंगल पहाड़ में रहते हैं, वे वनवासी नहीं आदिवासी हैं। उनको उनकी ही ज़मीन पर क्यों अछूत बना कर रखते हो? अपना अपना धर्म लेकर इधर क्यों चले आते हो? आते हो तो धर्म के साथ उनकी संस्कृति पर बुलडोज़र क्यों चलाते हो? हर काल में तुम सब शामिल हो उनके पवित्र स्थलों को उजाड़ने वालों के साथ। आखिर उन सब का हिसाब कौन देगा साहब? कैसा धर्म है तुम्हारा? आपस में तो लड़ मरते हो। प्रकृति जो तुम्हें पालती है उसको भी नहीं छोड़ते हो। हम जीवन भर लड़ेंगे तुम्हारी इसी संस्कृति के खिलाफ। बस इतना बता दो, इस धरती को उजाड़ने का हिसाब आखिर कौन देगा साहब? पेड़ों ने तुमसे क्या कहा? पेड़ों ने तुमसे पेड़ लगाने को नहीं कहा, बस अपने हिस्से की ज़मीन छोड़ने को कहा, जहाँ अपने तरीके से वे उग सकें। पर तुम उनके हिस्से की ज़मीन पर जमे रहे और पेड़ लगाओ, धरती बचाओ का नारा लगाते रहे। जिंदा रहने के लिए सांस लेकर भी अभी तुम बड़ी मुश्किल से सांस छोड़ने का अभ्यास कर रहे हो। पेड़ों के हिस्से की धरती छोड़ देना क्या तुम्हारे बस की बात है? साहेब, कैसे करोगे खारिज? साहेब, ओढ़े गए छद्म विषयों की तुम करते हो अलंकारिक व्याख्या। पर क्या होगा उस दिन जब शहर आई जंगल की लड़की लिख देगी अपनी कविता में सारा सच, वह सच जिसे अपनी किताबों के आवरण के नीचे तुमने छिपा कर रखा है। तुम्हारी घिनौनी भाषा मंच से तुम्हारे उतरने के बाद
इशारों में जो बोली जाती है, तुम्हारी वो सच्चाइयाँ तुम्हें लगता है जो समय के साथ बदल जाएंगी किसी भ्रम में। साहेब, एक दिन जंगल की कोई लड़की कर देगी तुम्हारी व्याख्याओं को अपने सच से नंगा, लिख देगी अपनी कविता में कैसे तुम्हारे जंगल के रखवालों ने तलाशी के नाम पर खींचे उसके कपड़े, कैसे दरवाजे तोड़कर घुस आती है तुम्हारी फौज उनके घरों में, कैसे बच्चे थामने लगते हैं गुल्ली डंडे की जगह बंदूकें, और कैसे भर आता है उसके कलेजे में बारूद। साहेब, एक दिन जंगल की हर लड़की लिखेगी कविता, क्या कहकर खारिज करोगे उन्हें? क्या कहोगे साहेब? यही ना, यह कविता नहीं समाचार है। जहाँ कुछ नहीं पहुँचता, पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता। मातृभाषा में कोई स्कूल नहीं पहुँचता, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुँचता, बिजली नहीं पहुँचती, इंटरनेट नहीं पहुँचता, वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता। साहब, जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता, वहाँ धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुँचता है? क्यों महुए तोड़े नहीं जाते पेड़ से? माँ, तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतज़ार करती हो? क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो? माँ कहती है, वे रात भर गर्भ में रहते हैं, जन्म का जब हो जाता है समय पूरा, खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस में जब वे भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से, बोलो कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। इसी कविता के साथ मैं ख़त्म करूँगी। धन्यवाद। जोहार। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सुभाषिनी जी और निवेदिता मेनन को हमारे बहुत ही स्पेशल विशेष गेस्ट को सम्मानित करने के लिए। इस पूरा मार्मिक आयोजन के बाद बताइए क्या बचा है कुछ भी बोलने का, तो मैं अपनी टिप्पणी अपने पास ही रखती हूँ। बस इतना कि आप लोग दोनों आए, इट वॉज सो स्टरिंग द होल इवनिंग, जस्ट फुल ऑफ कंपैशन ऑल्सो, इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच जयसिंता कि आप इतने दूर से आए, और गगन जी आपने भी वक्त निकाला। आई थिंक आज की शाम इन महिलाओं ने ऐसे जगाई है शाम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। आप लोग सब आए इस गर्मी में और हाउसफुल, वंस अगेन थैंक यू सो मच।